नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विश्वनाथ प्रसाद जी की कहानी जीने की चाहत। विश्वनाथ प्रताप जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। मकान सड़क के किनारे था। चबूतरा देकर बनाया गया था। 2 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। रमन के लिए सिर्फ 2 सीढ़ियां ही भारी पड़ गई थी। ऑफिस में भी कुछ चलना पड़ता था। शरीर जो था साथ नहीं दे रहा था। जरूरी कामों के लिए मन कुछ कहने पर भी वह टस मसा कर रह जाता था। करते भी क्या, मन का साथ तन नहीं दे पाता था। ऑफिस जाते समय सीढ़ियों से उतरते हुए किसी का सहारा लेते, आने पर भी रिक्शे पर ही बैठे आवाज देते। डायबिटीज ने शरीर को चाल दिया था। धीरे धीरे किडनी भी जवाब देने लगी थी। पांव सूज गए थे। आंखों से अब कम दिखाई देता था। जिंदगी की सिर्फ 45 सीढ़ियां पार करने में मकान की 2 सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती थी। रिक्शा मकान के सामने चबूतरे से लगकर खड़ा हो गया था। रिक्शा वाला हड़बड़ी में था। बाबू जल्दी छोड़ो, मुझे रिक्शा जमा करना है। रमन लंबी सांस लेते हुए बुदबुदाए, अम्मा होती तो अब तक आ गई होती। लड़के तो सुनते ही नहीं। लड़कों की माँ का पारा तो हमेशा चढ़ा रहता है। फिर रिक्शा वाले से बोले, अरे भैया तू ही टेक कर चढ़ा दे। लथर पथर रमन किसी तरह घर में घुसे। सामने की तख्त पर चारों खाने चित हो गए। नवंबर के आखिर में भी पसीना छूटने लगा। मझला पास में आ गया था। पढ़ने में कमजोर लेकिन बाप की सेवा में मजबूत था। बड़ा तो लाट साहब है, बीए कर लिया था तो जग जीत लिया था। छोटा ट्यूशन पढ़ने गया है। लड़की और माँ छत से सड़क का नज़ारा ले रही हैं। आज का नहीं, रोज का यही हाल है। जब से माँ मरी रमन जैसे अनाथ हो गई। माँ थी तो सुबह उठकर उसी के साथ चाय पीते। माँ खाना खिलाती, दफ्तर भेजती, शाम को दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार करती। रमन को बूढ़े हाथों का सहारा बहुत तसल्ली देता था। डूबने को तिनके का सहारा बहुत होता है। शरीर से टूटे हुए आदमी को कांपते हुए हाथों का सहारा भी संजीवनी का काम करता है। फिर वह तो माँ थी। इस घर में 60 वर्षों तक उसी का शासन था। 20 वर्ष की थी जब आई थी। उसी के हाथों से यह मकान कच्चे से पक्का बना। इसी की एक एक ईंट में अम्मा के हाथों की छाप है। जब बाबूजी रहे तब भी उसकी चलती थी। उनके जाने के बाद रमन को अपने पंखों के नीचे समेट कर सेती रही। इकलौते बेटे रमन ने जाना ही नहीं कि घर की ज़रूरतें क्या होती हैं। रमन की बीवी ने कुछ अपने मन की करनी चाहिए। बुढ़िया ने एक नहीं चलने दी। अम्मा के मुंह से जो निकला रमन ने उसी के नीचे अंगूठा टीप दिया। मझला रमन की तीमारदारी में लग गया। जूता उतारा, मोजा रहने दिया, सिरहाने तकिया लगा दिया, बगल के में स्टूल पर एक गिलास पानी रख दिया। पापा मुंह धो लीजिए। अभी नहीं, सिर में बहुत दर्द है। मझला सिर सहलाने लगा। रमन को कुछ तसल्ली मिली। रमन चाह रहे थे कि लड़का कुछ देर तक सिर सहलाता रहे। ऊपरी तौर से कहा, रहने दे बेटा। मझला माना नहीं। उसकी उंगलियां रमन के सिर पर धीरे धीरे थिरक रही थी। रमन के बाल 2 साल में ही झड़ गए थे। चंडुल पर लड़के की कोमल उंगलियां रमन के मन को सहलाने लगी। यही सब रमन की माँ किया करती थी। रमन ने अपनी जवानी के 2-4 साल ही ठीक से देखे थे। अधिक का चुनन किया हुआ कुर्ता, पजामा और नागरा, अपने काले रंग पर जमकर पाउडर छिड़कने के बाद कुर्ते पर इत्र, जिधर चलते उधर गमागम। गाना बजाना सुनने का भी शौक था। थोड़ा हकलाते थे। बीबी को काले रंग और हकलाने से नफरत थी। बहुत दिनों तक कटी रही। हाथ धरते ही तुनक कर छिटक जाती थी। फिर समय की मार ने ढीला कर दिया। 6 साल में 4 बच्चों की मां बनने के बाद उसकी भरी हुई देह पर गोराई छलकती थी। पास पड़ोस के नौजवान अब भी उसे कशिश से देखते थे। नाम था रतन प्रभा। प्यार से लोग कहने लगे थे रन्नो। रमन आधे घंटे से तख्त पर पड़े थे। रन्नो ऊपर से नहीं उतरे। रमन के अंदर से आग का एक गोला उठा, गले में आकर अटक गया। ताकत होती तो वह फूटकर शोला बन जाता। ताकत नहीं है तो वह गले में ही भुजकर भाप बन गया। आंखें पसीज गईं। नाक से पानी रिसने लगा। होठों के किनारों से भी रिसाव होने लगा। रमन ने आंखों को दाहिने हाथ से ढक लिया। नाक सुनकते हुए दर्द को दबाने की कोशिश करने लगे। थके हारे खोखले शरीर पर दर्द बहुत भारी पड़ रहा था। रमन उस मुकाम पर थे जहाँ कोई साथ नहीं देता था। मझला पड़ता नहीं था। दिमाग से कमजोर है। उसको माँ बहुत लताड़ती है।
भाई बहन भी दो कौड़ी का समझते हैं। उसके अंदर का दर्द बाप के दर्द को सहलाता है। धीरे धीरे रमन चुकने लगे। बीवी की दबी हुई नफरत से में क्रोध भी घुल मिल गया। उसका असंतोष आक्रामक हो गया था। पहले रमन के बचाव के लिए उनकी माँ सामने आ जाती थी। सुबह शाम माँ के नाम थे। दिन को ऑफिस ने खरीद लिया था। रात बीबी की थी। जब रात भी बीबी के हमलों से दहकने लगी तो रमन को माँ ने अपने कमरे में खींच लिया। अब रमन और रन्नो एक मकान के अंदर ही भर रह गए थे। एक तन से हारा था, दूसरा मन से बेचैन था। पराजय और शोभ एक ही शरीर में होते हैं जो बदला लेने के लिए व्यक्ति को जिंदा रखते हैं। जब ये दो अलग अलग जगहों पर होते हैं तो अपनी अपनी आग से दोनों को जलाते रहते हैं। रमन और रन्नो दोनों अलग अलग जल रहे थे। रमन की ली लकड़ी की तरह सुसक सुसक कर जल रहा था। रन्नो जेठ में सूखी लकड़ी की तरह धधक कर जल रही थी। फिर भी अपने अपने तरह से दोनों जी रहे थे। कहने के लिए तो रमन का घर भरा पूरा था, लेकिन सब होकर भी रमन का कुछ भी नहीं था। इतने बड़े घर में एक तख्त का थोड़ा सा हिस्सा इस समय अपना है। इस पर वह हाथ पांव फैला सकता है। एक तख्त मना नहीं करेगा, शायद इसलिए कि यह सूखी लकड़ी है, जड़ है जड़। इसमें जान होती तो यह भी रन्नों की तरह बिदकता। कहता कि यहाँ पाँव मत रखो, तुम्हारी उंगलियों के पुराने घाव से पीप रिसती है। रुई के ऊपर पट्टी, पट्टी के ऊपर मोजा। फिर भी रमन के पाँव से इसे नफरत होती। इस तख्त पर एक बहुत पुरानी दरी है, दरी पर पुरानी चद्दर है, बस इतना ही उसका है। महीने भर बाद इसे रन्नो नौकरानी से साफ कराएगी। सब कुछ गर्म पानी से धोया जाएगा, डिटॉल और फिनाइल डाला जाएगा। शायद किसी को रमन की छूत ना लग जाए। रमन सोचने लगे कि इस घर में जो है वह मेरी माँ का और मेरा लाया हुआ है। अब मैं अपनी ही लाई हुई चीज़ों से दूर हो गया हूँ। कैसे कहूँ कि यह घर मेरा है। आदमी के रहते हुए उसकी चीज़ें उससे दूर हो जाती हैं। रमन को लगा कि पैसे की ताकत से अधिक जोर देह की ताकत में होती है। मन की ताकत तो देह की ताकत के टूटते ही रफू चक्कर हो जाती है, लेकिन इस टूटन के बाद भी आदमी जीना चाहता है। शाम ढलने लगी तो अंधेरा दबे पांव घर में घुस आ गया। आधा बरामदा भी अंधेरे के दबाव में आ गया। आंगन में हल्की हल्की उजास थी। बंधे आंगन के ऊपर खुला आकाश था। रमन ने अंधेरे में अपनी आंखों को गड़ाने की कोशिश की। एक पल के बाद ही अंदर का डर अंधेरे में सनसनाने लगा। कमरे में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अंधेरे में सब खामोश और अकेली हैं। अंधेरा घिरने लगा है तो उससे निकल भागने का कोई रास्ता नहीं। कोई साथ होता तो अंधेरे में बल मिलता। रमन की आंखें मजले की ओर गईं। एक से दो भला, लेकिन मजला कहाँ तक साथ दे पाएगा। अभी जवान तक तो नहीं हो पाया है, फिर बोदा भी है। वैसे किसका साथ कौन देता है, सब तो मतलब के यार हैं। रमन ने करवट लेकर अंधेरे से बचने की कोशिश की। अब आंखों के सामने छोटा सा आंगन, उसके ऊपर बड़ा सा खुला आकाश था। उन्होंने रोशनी को देखने की कोशिश की। आंखों ने जवाब दे दिया। दूर की चीज़ दिखाई नहीं पड़ती, रोशनी भी नहीं, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। सीढ़ियों से उतरती हुई एक छाया का अंदाज लगा। बरामदे में कट से कुछ बोला, शायद बल्ब जलाया गया। घुटी घुटी सी रोशनी ना होने के बराबर है। रमन के कान लगाकर पाँव की आहट सुनी। रनु ही इस तरह से पाँव रगड़ती हुई चलती है। थोड़ा गदबदी होने के नाते उसके पाँव पहले धप से पड़ते हैं, फिर सर से वह पंजों को रगड़ती है। जहाँ उसके पाँव पड़ते हैं वहाँ की धूल भी रगड़ खाकर छितरा जाती है। रमन आहट लेता रहा। रन्नो अपने भारी भरकम पाँव को रगड़ती हुई शायद आए, लेकिन वह नहीं आई। रमन ने दबाने की कोशिश की, फिर भी वह एक आह बाहर आई और दबाया तो सिसकने जैसी आवाज ही। रन्नो विफर उठी। मजले मजले उठाकर मुंह क्यों नहीं धुला देता? बिना चीनी की ही तो चाय चाहिए, बनाकर दे दे। रन्नो ने सन्नाटे को अपनी धमक से रगड़ दिया। फिर सन्नाटे में एक छुरा खोपते हुए बोली, वैसे तो भले चंगे रहेंगे, मुझे देखते ही कर्राने लगते हैं। अरे क्या मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ कि सिसकने लगे? ऐसे मर्द से तो ना मर्द भला। मेरी जिंदगी तो नरक हो गई। रन्नो उफन रही थी। रमन फफकने लगे। उसके मन में आया कि कहे आज मैं नामर्द हो गया, उसकी जिंदगी नर्क हो गई। इसी के बाप ने तो मेरा दरवाजा खंडाला था। रोज सुबह शाम मेरी माँ की नाक में दम। इसका बाप लट्टू था, कहते नहीं थकता था कि ऐसा घर वर कहाँ मिलेगा। 1 टका खर्च नहीं करना था, सिर्फ पट्टी पड़ाता था। अपनी लड़की की सुंदरता का बखान करते नहीं थकता था। कौन सी हूर थी, हाथ भर का कद और नजागत आसमान छूती, मेरे कंधे के बराबर भी नहीं। पहले ही दिन का नखरा थामे नहीं थमता था। मैं तो समझ गया था कि बहुत चरी खाई। मैंने पाउडर छिड़क रखा था, कोई सांवले रंग को तो छिपा नहीं रहता है।
इसने नाम रख दिया भूत। माँ कहती थी कि गरीब की लड़की है, कायदे से रहेगी, लेकिन इसका तो आते ही दिमाग उलट गया। इसकी जवान है कि जलती हुई सलाख जैसे नश्तर चुप होती है। पहले बर्दाश्त नहीं होता था, अब ताकत नहीं रही। जवाब क्या दूँ, सांस चल रही है, यही बहुत है। रमन उठने की कोशिश करने लगे। सोचा कोई टिक कर सहारा देगा। मछला बगल में था। रनु अब दूर रहने लगी। जब तक पौरुष है तब तक बीवी बीवी भी है। पहले चाहे जो बेबसी रही, पास आकर बैठ जाती थी। उस दिन की आमदनी का हिस्सा मांगने लगती थी। अब वह नहीं आना चाहती, सहारा क्या देगी। फिर भी रमन ने आशा नहीं छोड़ी थी। वह मरते दम तक नहीं छूटती। रन्नो की और बेबसी से देखा। वह ऐंठ कर नाक चढ़ाती हुई झनक कर किनारे चली गई। मझले ने टेक कर बैठा दिया। उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। टांगों को नीचे लटकाकर तख्त पर हाथ रखे हुए सिर लटकाकर 2-3 मिनट बैठे रहे। मझले की ओर देखा, उसने सहारा देकर खड़ा कर दिया। रमन डगमगाकर बाथरूम की ओर चले। निकलकर हाथ धोना चाहा तो पाइप में पानी नहीं आ रहा था। कंडाल की ओर बढ़े तो रन्नो धमकाती हुई आ गई, पानी मत छूना। मझला तू ताक क्या रहा, पानी निकल कर हाथ धुला दे। रमन को अछूत होने का दर्द साल गया। अब छूने और ना छूने में कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन अछूत होने में आधी मौत है। मरने के बाद भी तो लोग अछूत समझ लेते हैं। जिंदा रहते अछूतपन को कोई खुददार सह नहीं पाता। रमन से रहा नहीं गया। सब मेरा ही किया है और मैं जिंदा रहते अछूत हो गया। तुम अपने से अछूत बनो तो मैं क्या करूं? अब अकल भी खत्म हो गई क्या? हाथ गंदा है इसलिए कह रही थी। अब तो मैं गंदा ही हो गया हूं, मुझसे नफरत जो ठहरी। तुम जो सोचो वह सब ठीक। तुम्हारा शरीर गया और अकल भी चली गई क्या? देखो कब तक। हाँ हाँ कहो ना, कब तक जिंदा रहता हूँ। रमन ने हाथ नहीं धोई। लड़खड़ाते हुए धप से आकर तख्त पर लुढ़क गए। मझले ने चाय रख दी, लेकिन रमन को उठाया नहीं। बड़ा घूम फिर कर आ गया। जबरदस्ती उठाकर 2-4 घूंट ढकेल दिए। छोटा ट्यूशन से आया, सबसे कटकर पढ़ने में लग गया। रात गहराने लगी। रमन रोशनी गुल करके अंधेरे में डूबना चाहते थे। लड़के अंधेरे के लिए तैयार नहीं थे। वे चाहते थे रोशनी बनी रहे। रमन ने सबसे समझौता कर लिया था। सबकी उपेक्षा और सबकी इच्छा के सामने उनका सिर झुक गया था। वे आदेश देने की स्थिति में नहीं थे। रन्नो ने अपने पाँव की धमक और रगड़ के नीचे उसे चूर चूर कर दिया था। वे हट भी नहीं कर सकते थे। हट तो होता है अपने अंदर की ताकत के सहारे। वह न जाने कब की निचुड़ चुकी थी। अब ना कुछ अंदर रह गया ना बाहर। लगता था किसी ने रस्सी से बांधकर अंधे कुएं में ढील दिया। शायद इसी को कहते हैं मौत का इंतजार। मौत बहुत भयावह होती है। सोचते ही सिरहन होती है, लेकिन जिंदगी से हारने के बाद वही सहारा जान पड़ती है। रमन ने चादर से मुंह ढक लिया। रोशनी छनकर झिलमिलाई तो अंधकर तकिया में मुंह धंसा दिया। सांस फूलने लगी। रमन सहते रहे। बाहर की बेचैनी से यह बेचैनी अधिक नहीं थी। बाहर के का सहने वाला अंदर को भी सह लेता है। फिर सांस उखड़ने लगी। रमन ने सोचा कि इस तरह से मौत होती होगी। सांस के आने जाने पर जीवन है, टूटने पर मौत। लेकिन चाहकर भी कोई मरने को तैयार नहीं होता। रमन ने सांस लेने के लिए मुंह का थोड़ा सा तिरछा कर लिया। खाना बना। छोटे ने सबसे पहले खा लिया। बड़े ने खुद खाने से पहले रमन से आग्रह किया। उठाना चाहा। रमन नहीं उठे तो नहीं उठे। मझला बाप को सहलाता रहा। उसके आग्रह में बहुत लोच थी, लेकिन रमन कुछ ना खाने के हट पर कायम रहे। रनो नहीं आई तो नहीं आई। खुद खाकर रसोई के दरवाजे से मझले को टपकती बोली, तुम खाओगे कि नहीं? वे नहीं खाएंगे तो मरे। देखती हूँ कब तक नहीं खाते। माँ के समय में रसोई का जो दरवाजा रमन के बिना खाए कभी नहीं बंद हुआ, वह आज ना खाने की चुनौती देता हुआ फटाक से बंद हो गया। फटाफट रोशनी भी गुल हो गई। कुछ देर तक रमन को मझले की आहट मिली, फिर सब कुछ खामोशी में डूब गया। रात के सनसनाते हुए अंधेरे में रमन ने मन में एक गांठ बांधी, ना अन्न लेंगे ना जल। दवाइयों की बैसाखी पर जीना कोई जीना है? उपेक्षा से घातक होती है घृणा, और घृणा से घातक होता है अपमान, और अपमान से घातक होता है मौत की ओर ढकेलना। मैं जीना चाहता हूं जैसे हर आदमी जीता है, लेकिन अब मरने के लिए विवश किया जा रहा है। रमन दूसरे दिन ना उठे, ना कुछ खाया पिया। तीसरे दिन, चौथे दिन भी नहीं। बड़े ने बहुत समझाया। छोटा एक आध बार पास आया। मझला तिमारतगिरी में लगा रहा। रन्नो यहाँ फटकी ही नहीं। रमन का डायबिटीज़ बढ़ गया। वे अंधेरे में डूबने लगे। लगता था कि कोई चक्कर देकर अंधेरे के सागर में फेंक रहा है। शाम होते होते लगा कि कोई गर्दन पकड़कर अंधेरे में डुबा रहा है। वे डूबना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए चेतना उछाल मार रही। चेतना का दामन छूटता है तभी कोई डूबता है। इसके पहले वह तो पूरी ताकत से लड़ता है।
रनु ने अपने बाप को बुला रखा था। वे आ गए, इतने नाटे जैसे जमीन छोड़कर ऊपर उठना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने हर चीज को तराजू पर तौला था। उनके लिए जिंदगी का अर्थ था सुख, और यह सुख था मकान और दौलत। यही देखकर उन्होंने अपनी लड़की को इस घर का चौखट ढकाया था। सोचा था कि वे एक दिन मालकिन बन ही जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। वह अंदर हो गई और सब बाहर। किसी ने डॉक्टर को नहीं बुलाया। रन्नो के बाप ने भी इसे गैर जरूरी समझा। सबसे पहले हिसाब किताब, बैंक, फिक्स डिपॉजिट और बीमा। अगर ऐसा वैसा हो गया तो नामित उत्तराधिकारी कौन होगा? रमन अंधेरे में डुबकियां लगा रहे थे, जैसे बहुत दूर से आती आवाज कान से टकरा रही हो। डूबते हुए एक आवाज कुछ पकड़ में आती थी। कुछ नहीं। रन्नो भी खड़ी होकर सुन रही थी। 2-4 महीनों में वह इसी के लिए मन बनाने लगी थी। घृणा ने उसे रमन से दूर किया था और स्वार्थ ने पास लाकर खड़ा कर दिया। रनो के बाप कह रहे थे, इनकी हालत ठीक नहीं, कुछ दिन चले ना चले, मेरा भी ठिकाना नहीं। धीरज रखो, तुम्हें पेंशन मिलेगी। इनकी नौकरी के लिए नामित उत्तराधिकारी छोटा हो तो ठीक रहेगा। रनो ने आंख उठाकर देखा। आंखों में प्रसन्नता। बड़ी की जल्दी शादी हो जाएगी, मझला बोधा है। छोटा 6 महीने बाद नौकरी पाएगा, लेकिन वही ठीक रहेगा। उसके विवाह तक तुम्हारा बहुत कट जाएगा। रमन के कानों में 2-4 शब्दों की अनुगूंज थी। जिंदगी की बात कहीं अंदर गूंजी। मैं क्यों न जिंदा रहूं? मौत स्वेच्छा नहीं, बेबसी है। सबके मरने के बाद भी वह जीना चाहते हैं। रमन उबरना चाहते थे। अंदर कुछ खुदबुदाने लगा, लेकिन बाहर सब ठंडा था। बड़ा और छोटा कहीं गए थे। मझला भागता हुआ एक डॉक्टर ले आया। रमन उसी डॉक्टर की दवा करते थे। मझला सब बता चुका था। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। मझले से कहा कि हाथ के पंजे और पांव के तलों को जल्दी जल्दी रगड़ो। रमन की चेतना लौटने लगी। उन्होंने मुट्ठियां बांध ली। जीने के लिए वे फिर से तैयार हो रहे थे। 1 घंटे की जिंदगी भी बहुत खूबसूरत होती है। उसमें ताजगी और खुशबू होती है। धीरे धीरे आंख खोलकर रमन अपने उस बूढ़े लड़के को देखने लगी जो नजदीक था। फिर उन्हें भी देखना चाहा जो दूर थे।